हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी में हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं अपने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 6 जो है टिश्यूज, ठीक है। उतक, ठीक है। टिश्यूज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा चैप्टर 6। इससे प्रीवियस हम लास्ट 5 चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ उन चैप्टर्स को ज़रूर कवर कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस चैप्टर को कवर कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ये हमने बात की थी। लास्ट चैप्टर हमारी कौन सी थी? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने क्या देखा कि फंडामेंटल यूनिट जो है लाइफ की वो क्या है? बेसिकली एक सेल, ठीक है, कोशिका। एक सेल इसकी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही बने हुए हैं, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैशियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। ये हमने पढ़ लिया, आई थिंक एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि
जो सेल्स हैं उसमें हमने बात की थी, डिवाइड किया था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बने हुए, कि जो सिंगल सेल है वही सारे काम करते थे, जैसे कि अमीबा में है कि एक ही तरीके का जो सेल है, एक ही सेल है उसमें वही सारे काम करता है, रेस्पिरेशन का भी, एक्सक्रीशन का भी, फूड लेने का भी, गैसेस इंटेक्स, हर चीज। ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर है वो कौन से होते हैं, जो बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है और उन सेल्स में क्या है, काम को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उनके फंक्शंस को डिवाइड कर रखा है कि कौन सा सेल, मतलब हर सेल अपना खुद का एक फंक्शन करता है। मल्टी सेलर में भी हमने सिंगल सेल्स की और मल्टीपल सेल्स की भी बात की थी। बट इन मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। उनमें क्या होते हैं, बहुत ही सारे सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। अब इनमें जो ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो इनमें काफ़ी सारे सेल्स तो ऐसे होते हैं जिनके अपने खुद के कुछ स्पेशलाइज फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे कि मतलब सेल्स का एक ग्रुप होता है, उनका अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं, मतलब एक ग्रुप में करते हैं। Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently। मतलब जिसको हम स्पेशलाइजेशन कह देते हैं कि एक ही फील्ड में मास्टरी कर रखी है, स्पेशलाइज्ड है वो पर्सन, तो वो बहुत अच्छे से करेगा। तो वही चीज़ हमें इनकी देखने को मिलती है कि क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं कुछ सेल्स मिलके, तो क्या है वो उसको बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उसमें। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। कि मसल के कुछ सेल्स हैं जिनको हमने नाम दे दिया मसल सेल्स। अब उनका काम क्या है, मूवमेंट के लिए वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो उनका वही काम है, तो उसको वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स का काम क्या है, मैसेजेस को कैरी करना। ठीक है। फिर ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हर एक सेल का अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, और वो जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं वो उनको इतने बखूबी निभाते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से फिर सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो सारे की सारी बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है। राइट। इन प्लांट्स वैस्क्यूलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। कि प्लांट्स में तो क्या होता है, वेस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं जो कि क्या काम करते हैं कि प्लांट, जैसे कि प्लांट है उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक खाना पहुंचाने का या फिर पानी पहुंचाने का काम कौन करते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यूज। ठीक है, मतलब कि जो प्लांट है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही साथ मिल जाता है, प्लांट के एक जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक खाना और पानी पहुंचाने का काम करते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिविजन ऑफ लेबर, कि इनमें काम डिवाइडेड होता है, ये अपना अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। कि अब क्या होता है, जैसे कि क्या चीज़ है कि मान लीजिए जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही उसमें स्पेशलाइज है, उससे उसके लिए जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, या जो भी वर्कर्स हैं, उनको एक ही जगह पे रखा हुआ है क्योंकि वो एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, एक ही चीज़ से लिंक्ड है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं। तो उनका क्या बना दिया, एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और वो वहीं पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनका एक तरीके से क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, उनको ग्रुप बना दिया ना। इसी तरीके से सेल्स भी जो एक जैसा ही काम करते हैं, उनका भी क्या कर देते हैं, बॉडी में ग्रुप बना देते हैं, एक जगह पर ही उनका ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in a body। तो इसका क्या मतलब है कि एक बॉडी में एक ही जगह पे कोई जो काम हो रहा है, जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वो एक सेल नहीं कर रहा, वो सेल्स का क्लस्टर, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो मिलके वो काम कर रहे हैं। This cluster of cells called a tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function। अब ये जो क्लस्टर है सेल्स का, जो मिलके मतलब कि जो सिमिलर टाइप ऑफ वर्क करते हैं, उनका ग्रुप बना दिया। अब वो जो ग्रुप है वो अपना काम कर रहे हैं जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, वो मिलके काम कर रहे हैं। तो क्या कर दिया उन्होंने, वो जो ग्रुप बनाए, क्लस्टर बना दिया। उस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, सेल्स के क्लस्टर को टिश्यू कह देते हैं, जो कि
क्या करते हैं, वो एक तरीके से अरेंज किए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि जो भी काम है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ करें, पूरे अच्छे तरीके से अपने उस काम को परफॉर्म करें, उस फंक्शन को परफॉर्म करें। ब्लड, फ्लोइम एंड मसल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। अब जो ब्लड या फ्लोइम मसल्स है, ये क्या हैं, ये टिश्यू के ही सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue। मतलब सेल्स का एक ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सेम तरीके का है और वो एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। ठीक है, आया टिश्यू समझ में क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम मान ले फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट ईजीएस्ट एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे क्या होता है, स्कूल्स या कॉलेजेस में कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। अब वो ग्रुप क्रिएट कर दिया, अब उनका काम क्या है, उन्हें वो जो प्रोजेक्ट दिया उनको वो कंप्लीट करना है। ठीक है, सबका काम सेम ही है कि उनको उस प्रोजेक्ट पे ही ध्यान देना है, बस उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अब उस ग्रुप का क्या रख देते हैं, नाम रख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ग्रुप ए रख दिया। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी ये है कि इनका जो काम है, इनका फंक्शन, मतलब वो जो इनका प्रोजेक्ट है जो इनको करना है, अब वो कुछ सेल्स हैं जो सेम तरीके का उनको प्रोजेक्ट दिया, सेम काम है उनका, तो उन्होंने क्या कर लिया, उनका वो ग्रुप है जो एक ही काम करना है उनको सेम। ठीक है, और उनके ग्रुप का नाम क्या रख दिया, टिश्यू रख दिया। सिंपल सी चीज। ठीक, नाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि जो ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं, क्या वो एक ही तरीके के टिश्यूज से बने हुए हैं, मतलब कि क्या उनमें जो हमें सेल्स देखने को मिलते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो सेम ही तरीके के होते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, डू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। अब ये किससे पता चलेगा, जब हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है और किस तरीके के वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तभी हम बता पाएंगे ये चीज़। तो सो देर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। अब यहाँ पे इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, जो कि हम नोटिस कर पा रहे हैं। वो क्या है, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव। अब पेड़ पौधों को कभी चलते हुए देखा है, नहीं। जहाँ पे वो ग्रो करते हैं वो वहीं रहते हैं, वो बड़े होते हैं लेकिन वो चलते तो नहीं है, मूव तो नहीं करते। उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स ही रहती है, जहाँ पे वो ग्रो हुए हैं वहीं पे रहते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो तो मूव करते हैं, वो चलते फिरते हैं। ठीक है, चाहे वो अपना जगह ढूंढने के लिए, जहाँ पे उनको रहना है उसके लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, वेरियस चीज़ों के लिए वो करते हैं, लेकिन वो मूव तो करते हैं। नाउ तो ये एक हमारा पहला डिफरेंस हो गया। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स। अब क्योंकि जो प्लांट्स हैं, मोस्टली प्लांट्स क्या होता है, अब वो ग्रो होते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं, अब उनको खड़े खड़े होते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू चाहिए होता है। और सपोर्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, मतलब कि जो डेड सेल्स होते हैं ना, उनका ग्रुप बन के हम क्या कह देते हैं, वो सपोर्टिव टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में सपोर्टिव टिश्यूज देखने को मिलते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें दूसरी तरफ, तो एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। वो घूमते हैं, प्लांट्स जैसे फिक्स्ड हैं, स्टेशनरी एक ही पोजीशन पे रहते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। अब प्लांट्स क्योंकि वहीं पे रहते हैं, वहीं रह के ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको एनर्जी सनलाइट से मिल जाती है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनकी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि उनको अपना खाना पानी ढूंढने के लिए, ठीक है, अपना घर ढूंढने के लिए, जहाँ उनको रहना है उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, अपना शिकार ढूंढना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। अब जो हमने बात की कि प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं वो मेनली कौन से होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, मतलब डेड होते हैं टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू।
जिसमें डेड सेल्स होते हैं, और जो एनिमल्स में हमें टिश्यूज देखने को मिलते हैं वो लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। ठीक है। Another difference between animals and plants is in the pattern of growth. अब एक और डिफरेंस क्या है इनके ग्रोथ के पैटर्न में, मतलब कि ये बढ़ते वृद्धि इनकी किस तरीके से होती है, तो उसमें भी हमें फर्क देखने को मिलता है। The growth in plants is limited to certain regions, while this is not so in animals. अब क्या होता है, जो प्लांट्स हैं अब वो क्लाइमेट के हिसाब से ग्रो होते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो क्या है उनकी वो लिमिटेड है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में कि यहीं पे ये प्लांट ग्रो होगा। बट एनिमल्स की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये एक कुछ लिमिटेड रीजन्स में ही जा पाएंगे या वहाँ पे रह पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहीं पे ये पाए जाएंगे, कुछ लिमिटेड रीजन्स में ये बर्थ ले पाएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या फिर वो वहीं पे ग्रो कर पाएंगे, वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। There are some tissues in plants that divide throughout their life. These tissues are localized in certain regions. अब प्लांट्स में हमें कुछ टिश्यूज इस तरीके के भी देखने को मिलते हैं जो पूरे लाइफ टाइम ही डिवाइड होते ही रहते हैं, और ये जो टिश्यूज हैं ये कौन से होते हैं, जो कि कुछ रीजन्स में ही, पर्टिकुलर रीजन्स में ही हमें देखने को मिलते हैं। Based on the dividing capacity of the tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. अब क्योंकि वो डिवाइड होते तो उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम उनको क्या कर सकते हैं, प्लांट टिश्यूज को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, ग्रोइंग टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू को दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब कि जो ग्रो करते रहते हैं, और दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मतलब कि जो जैसा है वो वैसा ही रहता ही है वहीं पे। ठीक। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। अब ये तो थी प्लांट ग्रोथ की बात कि वो डिवाइड होते ही रहते हैं। अब जो सेल की, जो एनिमल्स में सेल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो यूनिफॉर्म रहती है, मतलब एक ही तरीके की रहती है। सो देयर इज नो मच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। तो ऐसी कोई वहाँ पे हमें डिमार्केशन नहीं देखने को मिलती कि डिवाइड होते हैं, इस रीजन में रहेंगे तो इतना डिवाइड होंगे, यहाँ होंगे तो नहीं होंगे, ऐसी कोई हमें अलग देखने को नहीं मिलती, उनका पैटर्न सिमिलर ही होता है। The structural organization of organs and organ systems is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants. क्या चीज़ है कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि उनके जो ऑर्गन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, अगर हम ऑर्गन्स की या उनके जो ऑर्गन सिस्टम्स है उसकी बात करें तो वो एनिमल्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है बजाय कि प्लांट्स के। This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by the two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. तो अब जब हमने ये डिफरेंसेस देखे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग इनका मोड है, तो ये बिल्कुल अलग ही है, इनका स्ट्रक्चर भी अलग है और इनका जो फंक्शंस है वो भी बिल्कुल अलग हैं। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड and active locomotion on the other, contributing to this difference in organ system design। कि मतलब कि इनका जो डिफरेंस है अडेप्टेशन का, कि जो प्लांट्स हैं वो तो एक ही जगह पे अडेप्ट कर लेते हैं कि वहीं पे वो एग्जिस्ट करते हैं पूरा टाइम, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो क्या होते हैं, लोकोमोशन, एक्टिव लोकोमोशन, मतलब कि वो उस पे रहते हैं, चलने पे ही रहते हैं, वो मूवमेंट पे होते हैं, वो हमें चेंज करते ही हैं। तो उससे भी अब इससे क्या हो गया, ये जो ऑर्गन सिस्टम का डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग है, इससे हम मतलब ये देख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी वजह से क्या है, इसी से हम बोल सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो है उनका डिज़ाइनिंग इस तरीके से, स्ट्रक्चर उन दोनों में ही, प्लांट्स में और एनिमल्स में बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से ही होता होगा। ठीक है। So it is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail. अब क्योंकि इनके अंदर डिफरेंसेस है और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं, तो अब हम इनको प्रॉपर तरीके से डिटेल में देखेंगे कि इनमें किस तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है। तो अभी जो हमने देखा था प्लांट टिश्यूज़ में, तो हमने क्या कहा था कि प्लांट टिश्यूज़ को हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं, दो टाइप्स में। वो क्या थे, ग्रोइंग या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या था, परमानेंट टिश्यू।
ठीक है, तो अब हम उनको डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में होते क्या है। तो पहला हम प्लांट टिश्यू से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर ग्रोइंग टिश्यू। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टन स्पेसिफिक रीजन्स। ठीक है, मतलब कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो क्या क्या हमने बात की थी कि वो कुछ सर्टन रीजन्स में ही, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही उनकी ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी वो है तो कहीं पे भी वो ग्रो करेंगे ही करेंगे, नहीं, वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो कुछ रीजन्स उनको जब वही कंडीशंस मिलेगी जो उनके लिए सूटेबल है, वो वहीं पे ग्रो कर पाएंगे। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। अब वो क्या है कि कुछ मतलब ग्रोथ का क्या मतलब है, जैसे कि पॉइंट्स है, मान लो एक प्लांट है, उसमें क्या है कि उस प्लांट का जो पॉइंट ए है वो उस पॉइंट ए पे ही बढ़ेगा, उस पॉइंट ए से ही बढ़ेगा, और किसी जगह से नहीं बढ़ेगा। जहाँ पे वो पॉइंट ए है उस पॉइंट ए से ही वो ग्रो करेगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेटेड है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा है, डिवाइडिंग टिश्यू है, जो कि डिवाइड होगा। अब जहाँ पे डिवाइडिंग होगी, जो डिवाइड होता जाएगा वहां पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, वो ग्रो करेगा। तो इसीलिए क्या है कि पूरा का पूरा प्लांट ग्रो नहीं करता, जैसे कि एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है। तो वो जब बड़ा होता है, एक बच्चा है वो बड़ा होता है, तो वो पूरा बड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ हाथ हाथ बड़े हो रहे हैं, बॉडी बड़ी नहीं हो रही, या उसके बॉडी बड़ी हो रही है हाथ बड़े नहीं हो रहे, या उसका सिर बड़ा नहीं हो रहा बॉडी के साथ साथ। वो चीज़ें नहीं होती, वो एक यूनिफॉर्म पेस पे ही बड़ा होता है। ठीक है, चाहे थोड़ा सा हो जाता है किसी किसी के में, वो मैटर मतलब वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली कि किसी के में किस तरीके से वो पेस लेता है। ठीक है, जैसे किसी के में हैंड्स थोड़े से पहले बड़े हो जाते हैं कंपैरेटिवली, या फिर बॉडी पहले ग्रो कर जाती है कंपैरिजन टू हेड या फिर लेग्स। तो वो क्या चीज़ है, लेकिन वो एट द एंड क्या होता है, ग्रो तो सब कुछ ही हो रहा है ना, हैंड्स, लेग्स, हेड, ठीक है, सब कुछ ही ग्रो होता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट पे, जैसे हम बात करें कि पॉइंट ए है, वहीं से ही वो बढ़ेगा, उस पॉइंट ए से ही वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उस पॉइंट पे। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है, जो कि डिवाइड होता चला जाता है। डिवाइड होगा वो, जैसे जैसे डिवाइड होता चला जाएगा तो उसमें टिश्यूज जो सेल्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, तो वो क्या होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रीजन पे ही लोकेटेड होते हैं, तो वहां पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। मतलब कि शुरुआत में जो ये मेरिस्टेम है, क्योंकि डिवाइड करते हैं ये टिश्यूज, तो शुरुआत में जब ये डिवाइड करते हैं, नए सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो बिल्कुल इन्हीं के जैसे ही होते हैं। बट एज दे ग्रो एंड मेच्योर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज। लेकिन जैसे जैसे फिर ये बड़े होते हैं, मेच्योर होते चले जाते हैं, इनकी जो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे बदलती चली जाती हैं, और ये बिल्कुल ही अलग बन जाते हैं, अलग टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अ, हम अगर बात करें कि एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जब एक न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ दिया जाता है, एक न्यूबॉर्न बेबी आता है, तो वो हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो शक्ल उसकी बदलती जाती है, फीचर्स उसके चेंज होते चले जाते हैं। कभी भी देखना, जो बच्चे की बिल्कुल स्टार्टिंग में शक्ल है बहुत किसी किसी का ये होता है कि बिल्कुल डे वन से शक्ल बिल्कुल सेम ही लगती है, क्योंकि वो डे बाय डे या फिर मंथ मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, वो क्या होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, उसकी जो फीचर्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके बोलते हैं ना नैनक्श हैं, वो थोड़े से बदलते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, फिर वो एक टाइम पे अपनी उनकी एक खुद की पर्सनालिटी बन जाती है, डिस्टिंक्टिव। तो वही चीज़ इनके साथ है कि जब ये बनता है मेरिस्टेम से, जब एक सेल, नए सेल बनते हैं, तो वो सेम ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं,
तो वो एक अलग टिश्यू फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती चली जाती हैं, ठीक है, बदल जाती हैं। Apical meristem is present at the growing tips of stems and roots and increases the length of the stem and the root. अब एपिकल मेरिस्टेम कौन सा होता है? जो कि स्टेम्स और रूट्स की टिप पे प्रेजेंट होता है। तो अब वो डिवाइड होता है तो वो क्या करता है, जो स्टेम्स और रूट्स हैं उनको बड़ा करता है। फिर द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, मतलब कि जो उसका घेरा है, गर्थ है, मतलब जो उसका घेरा है स्टेम्स और रूट्स का, वो किसकी वजह से बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से उसका घेरा बढ़ता है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि नीचे की साइड पे होता है वो। और इंटरकैलरी कौन सा होता है? सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड, मतलब कि उसके थोड़ा सा बीच की साइड पे इंटरकैलरी, मतलब ऊपर की साइड पे हम कहीं एपिकल होता है, बीच में इंटरकैलरी, और नीचे कौन सा होता है? लेटरल मेरिस्टेम। Cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. They lack vacuoles. ठीक, तो अब ये जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल्यूलोस वॉल्स होती हैं और उनके अंदर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होती है, बस उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। तो मतलब कि इतना डिटेल में नहीं जाना, काफ़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, बेसिकली सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? प्लांट सेल्स में प्लांट टिश्यूज होते हैं ये, और प्लांट टिश्यूज में ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, मतलब कि जो डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं उस प्लांट को, ठीक है, ग्रो करने में हेल्प करते हैं उस प्लांट को, बेसिकली वो होते हैं ये, ठीक है। और इसके जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, राइट। उसके बाद हमारा सेकंड आता है परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है? अब नाउ what happens to the cells formed by meristematic tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide. अब जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है कि अब ये डिवाइड हुए, ठीक है, नए सेल्स आए, फिर ये ग्रो हुए, मैच्योर हुए, ठीक है, मैच्योर होके ये क्या करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती है, अलग तरीके का टिश्यू बन जाता है। तो अब जब ये सेल्स का क्या होता है, फिर ये अलग टिश्यू बन गई, ये अलग उसमें आ गए, तो ये क्या करते हैं, ये अपना एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं फिर, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं, तो ये अपने जो इनके जैसे ग्रुप में होते हैं ये उनके साथ जाके उनके साथ चले जाते हैं, तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ये अलग टिश्यू में चले जाते हैं, तो इनका जो स्पेसिफिक जो रोल होता है ये फिर वो निभाने लग जाते हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो जो इनका वो डिवाइड होने की एबिलिटी होती है वो ये खो देते हैं, फिर ये डिवाइड नहीं होते, क्योंकि इनका रोल दूसरा हो जाता है फिर। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। अब क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये उस स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करें, ये जैसे हैं ये वैसे ही रह रहे हैं, ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये क्या बन जाते हैं, फिर एक पॉइंट पे आके परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। अब ये जो प्रोसेस है कि ये एक टाइम पे आके एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं और अपना एक फंक्शन पकड़ लेते हैं कि हाँ हमें ये रोल प्ले करना है, ये स्पेसिफिक रोल हमें परफॉर्म करना है, फंक्शन परफॉर्म करना है, उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? डिफ्रेंसिएशन। नाउ डिफ्रेंसिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यूज के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो कि किसकी वजह से डेवलप होती है? ये डिफ्रेंसिएशन की वजह से ही ये टिश्यूज डेवलप होते हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके के। वो क्या होते हैं? पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायिक ऊतक, मतलब कि सिंपल तरीके का है। कैसे? अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा is the most common simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. They are living cells. ठीक है, मतलब कि क्या बताया, जैसे कि पेरेन्काइमा है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये एग्जाम्पल है पेरेन्काइमा, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे, मतलब कि उसके नीचे हमें कुछ सेल की लेयर्स देखने को मिलती हैं, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू ही होते हैं। अब ये कैसे होते हैं?
इनमें हमें ज़्यादा स्पेशलाइज, मतलब ये कहते हैं ना कि हम सीधे साधे से हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है तड़क भड़क या कुछ वो नहीं है, मतलब कि कुछ ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं है, कुछ ज़्यादा किसी चीज़ में स्पेशलाइज नहीं है, सिंपल हैं अपने, बिल्कुल सिंपल सोबर सीधे साधे से हैं। तो वो होते हैं कौन से, मतलब कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती, वो सेल ज़्यादा कोई किसी चीज़ में स्पेशलाइज नहीं होते। और इनकी जो सेल वॉल्स होती है, सेल वॉल हमने किस में बात की थी, सिर्फ किस में होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होती है सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल होती है वो पतली सी होती है, थिन होती है। अब दे आर लिविंग सेल्स, ये कौन से होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब जीवित होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। अब ये इसके अंदर जो है, ये जो सेल्स होते हैं या ये जो टिश्यूज होते हैं, ये बहुत लूजली अरेंज्ड होते हैं। लूजली अरेंज कैसे, कि इसके अंदर जो सेल्स हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बहुत दूर दूर हमें देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस होता है उसमें। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। अब ये जो टिश्यू है इसका काम मेनली क्या होता है, फूड को स्टोर करना। In some situations, it contains chlorophyll and performs photosynthesis and then it is called chlorenchyma. अब कुछ situations में क्या होता है कि इनमें क्लोरोफिल भी मिल जाता है, तो जहाँ पे क्लोरोफिल है तो फिर ये फोटोसिंथेसिस की का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो इनको क्या कह देते हैं, क्लोरेनकाइमा कह देते हैं फिर इनको। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा टू हेल्प देम फ्लोट। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो पैरेनकाइमा है इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो ये जो एयर कैविटीज़ है वो इनको किस में हेल्प करती है, फ्लोट करने में, तैरने में मदद करती है। सच अ पैरेनकाइमा टाइप इज कॉल्ड एरेनकाइमा। अब क्योंकि वो एक्वेटिक प्लांट्स में है, ठीक है, और उसमें लार्ज एयर कैविटीज़ है, तो उसको फिर क्या कह देते हैं, क्या नाम रख देते हैं उनका, एरेनकाइमा। The flexibility in plants is due to another permanent tissue, collenchyma. अब ये जो प्लांट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, क्योंकि उनके अंदर एक परमानेंट टिश्यू होता है जिसका नाम है कॉलेनकाइमा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। अब ये जो कॉलेनकाइमा है, ये जो टिश्यू है ये भी एक परमानेंट टिश्यू है। ये किस में मदद करता है कि जो प्लांट के कोई भी पार्ट्स हैं वो बेंड कर सकते हैं, कहीं पे भी मुड़ तुड़ सकते हैं बिना टूटे, मतलब वो टूटते नहीं है, वो बिना टूटे ही झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं जैसे मर्जी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो दी एपिडर्मिस। अब ये टिश्यू लीफ के स्टॉक्स में मिल जाता है, एपिडर्मिस के नीचे। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। ठीक है, मतलब कि जो इस सेल के टिश्यू हैं वो जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं थोड़े लंबे से, ठीक है, और इरेगुलर होते हैं, मतलब कि इरेगुलरली थिकेंड, मतलब कि जो कोने हैं उसके वो क्या होते हैं, कोने मोटे होते हैं, लेकिन वो मोटाई भी जो है वो सेम नहीं होती, हर मतलब कि हर कोने पे ही जो कोना है उस पे सेम तरीके की ही मोटाई हो, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, कहीं पे ज़्यादा मोटाई है कहीं पे कम मोटाई है, तो वो इरेगुलर होते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, उनके बीच में जो सेल्स हैं उसके जो स्पेस है सेल्स के बीच में वो स्पेस भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो ये कौन से हैं, कॉलन काइमा की बात की थी ये हमने। फिर आते हैं एक और टाइप के टिश्यू में, कौन सा परमानेंट टिश्यू, स्क्लेरन काइमा। ठीक है, इट इज अ टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। अब कॉलन काइमा तो कौन से थे, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो मुड़ तुड़ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा लचीलापन, मुड़ जाएगा तुड़ जाएगा। लेकिन उसी के ऑपोजिट में एक और टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा। वो स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है कि उस प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं, मतलब कि मजबूत बनाते हैं और कैड़ा, कि वो मुड़े तुड़े ना जल्दी से। वी हैव सीन दी हस्क ऑफ अ कोकोनट, इट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। कि जो कोकोनट का हस्क होता है, भूसी होती है जो नारियल की, वो कितनी टाइट होती है, कितनी ज़्यादा हार्ड होती है। वो हार्ड क्यों होती है, क्योंकि वो किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी हुई होती है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। अब कॉलेनकाइमा के ऑपोजिट ही है ये, कॉलेनकाइमा के टिश्यू क्या है, लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं, इसके टिश्यू क्या है, स्क्लेरेनकाइमा के मरे हुए। ठीक है, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन।
अब ये काफ़ी बड़े और नैरो होते हैं क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं वो भी थिकेंड होती हैं, मोटी होती हैं। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। अब जो कॉलन कायमा है उसके सेल्स में जो स्पेस होता है, स्पेस उसमें, लेकिन कम स्पेस होता है। लेकिन स्क्लेरन कायमा के जो सेल्स हैं, इसके सेल्स के अंदर जो स्पेस है वो होता ही नहीं है, मतलब वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्क्यूलर बंडल्स। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक तो स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लीव्स की वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो सीड्स या नट्स होती हैं कुछ, उनके जो हार्ड कवरिंग्स होती हैं, कठोर जो उनकी कवरिंग्स होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये क्योंकि कठोर होते हैं तो ये क्या करते हैं, हार्ड होने की वजह से ये क्या करते हैं, प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनको मजबूती प्रदान करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं उनको। ठीक। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। अब जो हम देख पाते हैं वो हम क्या देख पाते हैं, सेल की सबसे बाहरी वाली कवरिंग देख पाते हैं हम, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स की एक ही परत होती है जिससे कि एपिडर्मिस बना हुआ होता है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। मतलब कि कुछ जगहों पे जहाँ पे जो कि सूखे हैं, ड्राई हैबिटेट्स है जहाँ पे, वहाँ पे ये जो एपिडर्मिस की कवरिंग है ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि ड्राई रीजन्स है तो वहाँ पे उनको जो वाटर लॉस है उसको बचाना पड़ेगा, ठीक है, पानी को कंजर्व करके रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है ताकि वाटर लॉस ना हो। The entire surface of a plant has an outer covering epidermis. It protects all the parts of the plant. मतलब कि जो पूरा का पूरा प्लांट है उस पूरे प्लांट की के ही बाहर, उस पूरे प्लांट के सरफेस पे ही एक आउटर कवरिंग हमें देखने को मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और ये पूरे के पूरे ही प्लांट को, मतलब प्लांट के हर एक पार्ट को ही प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नाउ एपिडर्मल सेल्स जो हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की, तो इसके जो सेल्स हैं ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट ऑफ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। कि इसके जो एपिडर्मल सेल्स के एरियल पार्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट लेयर और करते हैं, सिक्रीट करते हैं अपने आउटर सरफेस पे। और ये किस लिए होता है, वैक्सी मतलब कि वो थोड़ी सी फिसलनी सी होगी, और वाटर रेजिस्टेंट मतलब कि जो पानी को से बचाव करेगी, मतलब पानी उससे बाहर नहीं जाएगा। तो वो क्यों करते हैं कि पानी जो है वो लॉस ना हो, ठीक है, या उस पर कोई भी इंजरी ना आए, या फिर जो पैरासिटिक फंगी वगैरह होती है उनका इन्वेजन ना हो, उससे बचाने के लिए ये कवरिंग हमें इस तरीके की देखने को मिलती है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले। अब इसका काम क्या आ रहा है, प्रोटेक्शन करने का है ना, प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है ये बेसिकली, ठीक है। तो इसका अब ये प्रोटेक्टिव रोल है, तो सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब क्योंकि प्रोटेक्टिव रोल है तो ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, एक कॉन्टिन्यूस लेयर बनाते जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे जैसे नीड अराइज होती है। तो इसीलिए इनमें हमें कोई भी, इनके सेल्स में हमें स्पेस देखने को नहीं मिलता। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। ज़्यादातर ये फ्लैट ही होते हैं, सीधे से ही होते हैं, फ्लैट। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर दैन दी इनर वॉल्स। लेकिन उनकी जो बाहरी और जो साइड की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो अक्सर मोटी होती हैं, बजाय अगर हम कंपेयर करें उसकी इनर वॉल से। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। कुछ कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं उसमें। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स। अब इन स्टोमेटा के ही, मतलब स्टोमेटा में हमें क्या देखने को मिलता है, दो किडनी की शेप के हमें सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमॉस्फेयर। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं जो कि जिनकी ज़रूरत होती है। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन मतलब कि जो प्लांट्स वाटर लूज़ करते हैं ना, वाटर वेपर की फॉर्म में, उसको हम ट्रांसपीरेशन कह देते हैं। ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो ये जो ट्रांसपीरेशन भी होता है, ट्रांसपीरेशन ये भी स्टोमेटा से ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
नाउ एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। अब जो रूट्स में हमें एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलते हैं जिनका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करने का, पानी को एब्जॉर्ब करने का। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सर्विस एरिया। अब इसमें हमें काफ़ी थोड़े लंबे लंबे ना हेयर लाइक पार्ट्स देखने को मिलते हैं, मतलब जैसे बाल की तरह ऐसे लंबे लंबे होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि वो सरफेस एरिया बढ़ा दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाएँ, इसके लिए ये इस तरीके के होते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, मतलब कि जो रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं उसमें हमें कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या चीज़ है, जो रेगिस्तान में होंगे वहाँ पे पानी कम होगा क्योंकि बारिश वगैरह कम आएगी, तो उनको पानी का लॉस बचाना है, वाटर लॉस को बचाना है। तो हमने वाटर लॉस के लिए क्या बात की थी कि वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट सरफेस होता है। तो इसमें क्या होगा फिर, एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस। क्या होते हैं, थिक वैक्स, मतलब एक मोटी वैक्स की कोटिंग होती है, किसकी, क्यूटिन की। क्यूटिन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है वाटरप्रूफ क्वालिटी का, मतलब कि जिससे कि पानी जो है बाहर नहीं जाएगा, वाटर लॉस नहीं होगा। तो ये उसके आउटर सरफेस पे होता है ताकि वाटर के लॉस को बचा सके। इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। मतलब कि एक जो पुराना ट्री है उसकी जो ब्रांच की आउटर लेयर होगी, और एक जो मतलब एक बड़ा ट्री है उसकी आउटर लेयर, और एक जो नई अभी स्टेम है उसकी आउटर लेयर डिफरेंट होगी या सेम होगी। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। ठीक है, मतलब जैसे हम बात करें कि जैसे जैसे पर्सन की एज इंक्रीज होती जाती है, उसकी स्किन होती है ना कि स्किन में चेंजेस आ जाते हैं। एक बच्चे की स्किन में हम बहुत आराम से फ़र्क पता कर सकते हैं, एक बच्चे की स्किन में और एक ओल्ड मैन की स्किन में या फिर एक एडल्ट की स्किन में। ठीक है, तो वो बहुत इजीली पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ या एज के साथ वो क्या होते हैं, वो चेंजेस उसमें आ जाते हैं उसकी स्किन में। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जैसे जैसे एक ट्री बड़ा होता जाता है, ओल्डर होता चला जाता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे उसकी आउटर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते चले जाते हैं। A strip of secondary meristem located in the cortex forms layers of cells which constitute the coke। ठीक है, कोक की हमने बात की थी ना, तो कोक होता है जो कि कॉर्टेक्स फॉर्म करता है, जो उसकी सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है जो कॉर्टेक्स में लोकेटेड होती है, वो क्या करती है, सेल्स की लेयर्स को फॉर्म करती है, जिसमें कि हमें कोर्क देखने को मिलता है। सेल्स ऑफ कोक आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। अभी जो कोक के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हमें देखने को नहीं मिलता। They also have a substance called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water। इसके अंदर एक और सब्सटेंस होता है, कौन सा, सुबेरिन, उनकी वॉल्स में, जो कि इनको जो भी गैसेस होते हैं या पानी होता है उससे इम्परवियस बनाता है, मतलब कि अभेद्य बनाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अभी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, आई नो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया और बहुत थोड़ा सा बोरिंग सा और कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि काफ़ी सारे टिश्यूज़ हैं, इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन थोड़ी सी चीज़ें, जैसे कि मेनली इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे सॉरी पैरेनकाइमा है, एरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, मेनली इन चीज़ों को याद रखना है। और थोड़ा सा बस कि एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, बस ये 5 सेल का आपको थोड़ा सा एक नोट बना लेना, 5 सेल्स का, दैट इज़ एनफ। इससे ज़्यादा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा देर का सारा फैक्चुअल है और इतनी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम कोई साइंस के उस पर नहीं जा रहे हैं, हमें बेसिक नॉलेज लेनी है। तो ये बस 5 जो टिश्यूज़ हैं, पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और एपिडर्मल टिश्यूज़, सिर्फ इनके बारे में एक छोटा सा आपको नोट बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, टिल नाउ जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है इसको प्लीज़ रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू तो मेनली। तो कल कंटिन्यू करेंगे अपने आगे का लेक्चर, रीड कर लीजिएगा, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।